दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र 2011 का हल प्रश्न पत्र। इसमें हम कुल 125 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें से जो प्रश्न कठिन हैं आप उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि परीक्षा के समय रिवाइज करने में आसानी रहे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की है? ऑप्शन है आपके बार्कर, लियोन डिग्बी, सर हेनरी मैन और मैकाइवर। तो दोस्तों, सर हेनरी मैन ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है और हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में कहा है कि इतिहास के पन्ने पलटने पर हमको कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि प्रधान कोई एक निश्चित व्यक्ति रहा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? देखिए, संप्रभुता के दोस्तों एकत्ववादी सिद्धांत के समर्थक जो हैं उसमें से हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन आदि विचारक हैं। तो ऑप्शन है आपके बेंथम, ऑस्टिन, हाब्स, बार्कर। कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर बार्कर। बार्कर संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं बल्कि बहुलवादी विचारक है। इसमें बार्कर, क्रैब, लास्की, मैकाइवर और लिंडसे का नाम महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक बार्कर नहीं है, जबकि बेंथम, ऑस्टिन और हाब्स संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य कानून का शिशु और माता पिता दोनों है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य कानून का शिशु और माता पिता दोनों है, ये किस विचारक का कथन है? तो आपने पिछले प्रश्न पत्र में भी देखा था, ये प्रश्न आया था। मैकाइवर का कथन है कि राज्य कानून का शिशु और माता पिता दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई है? तो सही उत्तर है हीगल। हीगल जो है दोस्तों हेतुवादी या उद्देश्यवाद या प्रयोजनवाद या इसको साध्यवाद भी कहा जाता है, इस पद्धति का प्रयोग हीगल ने किया है। और हेतुवाद, उद्देश्यवाद या प्रयोजनवाद, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कार्य या रचना में कोई उद्देश्य या प्रयोजन या अंतिम कारण निहित रहता है। तो सही उत्तर है हेतुवादी, उद्देश्यवाद, प्रयोजनवाद या साध्यवादक पद्धति का प्रयोग हीगल करता है। अगला प्रश्न है, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उससे पहला है कि स्वतंत्रता और कानून में उचित संबंध की व्याख्या नहीं की, दूसरा है स्वतंत्रता व विकास में संबंध स्थापित नहीं किया, तीसरा है समाज और राज्य में अंतर नहीं किया और चौथा है भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया है। तो दोस्तों, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया है, लेकिन वह स्वतंत्रता और काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाता है। भाषण की स्वतंत्रता और काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं स्थापित कर पाने के कारण मिल को खोखली स्वतंत्रता का जो है मसीहा कहा जाता है। और मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा है? तो ये हैं अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने आलोचना के रूप में मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? राज्य जो है एक अनावश्यक बुराई है। कई बार ये प्रश्न आ गया है और जब आप कॉन्सेप्ट और इज्म यानी संकल्पनाएं समझते हैं तो उसमें ये प्रश्न आता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तो ये कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, व्यक्तिवाद और अराजकतावाद। तो सही उत्तर है दोस्तों अराजकतावाद का मानना है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अराजकतावादी राज्य को आवश्यक नहीं मानते हैं और दूसरी चीज़ बुराई भी मानते हैं।
अराजकतावादी व्यक्ति को सौम्य स्वभाव और उत्तम प्रकृति का सामाजिक प्राणी मानते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि उनका मानना है, अराजकतावादियों का मानना है कि जो राज्य है वो व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता पर जबरदस्ती अंकुश लगाता है और इस कारण से वह एक अनावश्यक बुराई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। सामान्य इच्छा जनहित से प्रेरित होती है, देखिए ये सही है। सामान्य इच्छा सदैव विवेक सम्मत होती है, ये भी सही है। सामान्य इच्छा सभी की इच्छा अथवा बहुमत की इच्छा है, तो ये आपका गलत है। और सामान्य इच्छा के आदेशों के पालन में ही स्वतंत्रता है, ये सही है। तो रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में ऑप्शन सी आपका गलत है। सामान्य इच्छा सभी की इच्छा अथवा बहुमत की इच्छा नहीं होती है, बल्कि सामान्य इच्छा नैतिकता पर आधारित बहुमत की इच्छा नहीं होती है। देखिए, ये जनहित से प्रेरित होती है और विवेक सम्मत होती है। सामान्य इच्छा संप्रभु होता है, सर्वोच्च होता है और इसके आदेशों का पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के विचारों में तुलना की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य साध्य है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साध्य है, तो ये सही नहीं है। दूसरा है, प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साधन है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, प्लेटो के विचार उग्रवादी हैं, जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही है। प्लेटो के विचार जो हैं राज्य में परिवर्तन की दृष्टि से क्रांतिकारी या रेडिकल माने जाते हैं, जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिव माने जाते हैं। तो सही उत्तर है, प्लेटो के विचार उग्रवादी हैं, जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है आपके, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, तो ये सही है। राज्य एक साध्य है, ये आपका असत्य है। और राज्य वर्गीय संस्था है मार्क्स मानता है, और राज्य को वह अस्थायी मानता है। तो अन्य तीन ऑप्शन सही हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक वर्गीय संस्था है और राज्य अस्थायी है। राज्य एक साध्य है, ऐसा कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में असत्य है। राज्य को मार्क्स एक कृत्रिम संस्था मानते हैं क्योंकि इसका निर्माण पूंजीपतियों ने अपने हितों के लिए किया है। मार्क्स जो है राज्य को अस्थायी संस्था मानते हैं क्योंकि साम्यवादी क्रांति के बाद वो कहते हैं कि राज्य लुप्त हो जाएगा और एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। तो सही उत्तर है, राज्य एक साध्य है, ये मार्क्सवादी विचारों के संबंध में गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। बेंथम का विचार है एक व्यक्ति एक वोट, ये सही है। जे.एस. मिल भारित मताधिकार की बात करते हैं। जी.डी.एच. कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। जॉन लॉक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, ये जो है सही नहीं है। दोस्तों जॉन लॉक जो है, देखिए जॉन लॉक द्वारा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई है, तो ये जो जोड़ा है जॉन लॉक का अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है। तो ये कथन जो है एक क्रांतिकारी विचारक प्रूधो का है। प्रूधो ने अपने जो विचार हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 में प्रकाशित बुक के अंतर्गत यह सूक्ति प्रस्तुत की थी कि संपत्ति जो है चोरी है। प्रूधो एक अराजकतावादी विचारक है और उसने संपत्ति के अधिकारों की आलोचना की जो संपत्ति के स्वामी को अन्य मनुष्यों पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सहायता देते थे। इसलिए याद रखिएगा ये कथन कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, ये प्रूधो का कथन है। अगला प्रश्न है, कौन रूसो के विचारों से अनुकूल नहीं है। ऑप्शन है लोक संप्रभुता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रकृति की ओर लौटो और बहुमत की इच्छा। तो दोस्तों रूसो के विचारों में जन संप्रभुता या लोक संप्रभुता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और प्रकृति की ओर लौटो की धारणा आती है, बहुमत की इच्छा नहीं। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार, किस विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। तो ये है गैटिल। गैटिल ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अध्ययन के रूप में उसकी परिभाषा की है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है। तो देखिए, पैरेटो, हेयक और फ्रीडमैन जैसे जो विचारक हैं वो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। लेकिन एक विचारक हैं हाबहाउस, एलटी हाबहाउस, उसने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक माना है। जैसे कुछ विचारक हैं जैसे पैरेटो, हेयक, फ्रीडमैन, डी टॉकविल और लॉर्ड एक्टन, ये सब स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक न मानकर एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। ये देखिए कथन, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लास्की, ब्राइस, मैकाइवर और उक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये कथन समझौतावादी विचारक, उदारवादी विचारक जॉन लॉक का है। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ लॉक का ऑप्शन नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समानता की बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है? ये कथन किसका है? तो ये कथन आर एच टॉनी का है। आर एच टॉनी का मानना है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाद की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है, राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। ये देखिए, ये जो है ये व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र होना चाहिए और व्यक्ति के विकास में समाज का विकास निहित है। ये जो है ये देखिए आपके व्यक्तिवाद के जो बी, सी और डी हैं व्यक्तिवाद की विशेषताओं में है, लेकिन राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है, ये व्यक्तिवाद की नहीं बल्कि आदर्शवाद की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्ययवाद की विशेषता नहीं है? देखिए, राज्य सर्वोच्च नैतिक संस्था है, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद ये मानता है। राज्य शक्ति तथा व्यक्ति साधन है, राज्य साध्य तथा व्यक्ति साधन है, ये भी मानता है। राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है और परिवार और समुदाय राज्य के विकास की पूर्ण अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि प्रत्ययवादी राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं तथा राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं, तथा जो आदर्शवादी हैं वो राज्य को सार्वभौमिकता के विचार के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। जबकि ऑप्शन में दिया है कि राज्य सार्वभौमिकता के विचार का प्रतीक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? ऑप्शन है आपके समाजवाद, चौखंभा राज्य, समग्र क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र। तो दोस्तों, चौखंभा राज्य का जो संकल्पना है ये जयप्रकाश नारायण का नहीं बल्कि राम मनोहर लोहिया का है। जो समाजवाद, समग्र क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन है, धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध, हृदय परिवर्तन की धारणा, राज्य का नैतिकता में विश्वास और न्यासधारिता पर विचार। दोस्तों, गांधी जी नैतिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। वे व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि व्यक्ति आत्मा से संपन्न है जबकि राज्य एक आत्मा विहीन यंत्र है। और गांधी जी राज्य को अनैतिक मानते हैं क्योंकि वह दंड और भय पर आधारित है, इसलिए गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए गांधीवाद के अनुकूल जो नहीं है, राज्य का नैतिकता में विश्वास। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने राज्य की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता में अंतर किया है? तो राज्य की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता में अंतर महात्मा गांधी ने किया है। आप जानते हैं गांधी जी नैतिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं और व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है? दोस्तों, सही उत्तर है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम की तरह मानता है और उसका मानना है कि धर्म एक अफीम है जो जनता को पतन के गर्त में धकेल देता है और उसके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, ये कथन किसका है? आप जानते हैं V.I. लेनिन का कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है।
अगला प्रश्न है, किस विचारक का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया? ऑप्शन है आपके संपत्ति का श्रम सिद्धांत, राज्य व समाज में अंतर, राज्य एक साधन है और नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, संपत्ति के श्रम सिद्धांत, राज्य और समाज में अंतर और राज्य एक साधन, इस विचार का समर्थक जॉन लॉक ने किया है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें ये कहा गया है कि लॉक के अनुसार नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। तो ये इस कथन का समर्थन लॉक नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मृदुल शक्ति या सॉफ्ट पावर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आप याद रखिएगा, अलग से नोट भी कर लीजिएगा। एक विचारक हैं, आधुनिक विचारक जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विद्वान और अध्ययन दृष्टिकोण। देखिए, विद्वान और अध्ययन दृष्टिकोण में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो सुमेलित जोड़े हैं उसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, डेविड स्टर्न राजनीतिक व्यवहारवाद, तो ये सही है। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रतिपादन किया। जी आमंड या ग्रेबियल आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। और अंतिम स्तंभ देखिए, हेराल्ड लासवेल संचार सिद्धांत। तो हेराल्ड लासवेल दोस्तों संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि जो संचार सिद्धांत का प्रतिपादन है कार्ल ड्वाइच ने किया है। कार्ल ड्वाइच या कार्ल ड्यूस, इनको आप कह सकते हैं। ड्यूस ने संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, हेराल्ड लासवेल ने नहीं। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद, ये सही संबंधित है। राम मनोहर लोहिया संपूर्ण क्रांति, तो ये सही नहीं है। राम मनोहर लोहिया नहीं, बल्कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित हैं। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र सही है, और जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सही सुमेलित नहीं है। राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज या 4 पिलर स्टेट का वर्णन किया है, न कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके नियमितताएं, अंतर विषयक दृष्टिकोण, विशुद्ध विज्ञान, और ऑप्शन सी देखिए राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। तो व्यवहारवादी आंदोलन में जो डेविड स्टर्न ने इसका प्रतिपादन किया था, और डेविड स्टर्न का मानना था कि राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता ये नहीं है। ऑप्शन सी राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता। व्यवहारवाद में मूल्य परक या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। ऑप्शन है आपके हेराल्ड लासवेल, कैटलिन डेविड स्टर्न, चार्ल्स मेरियम। तो सही उत्तर है दोस्तों डी, हेराल्ड डी लासवेल का मानना है कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। लासवेल जो है राजनीति को शक्ति के संदर्भ में देखने और समझने के लिए उसी रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। राजनीतिक ह्रास की अवधारणा का प्रतिपादन हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके में किया है। और हंटिंगटन का मानना है कि राजनीतिक क्षय या राजनीतिक ह्रास की स्थितियां इस प्रकार हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थायित्व, भ्रष्टाचार, सत्तावाद, हिंसा और संस्थापनक पतन इत्यादि कारक शामिल हैं। तो याद रखिएगा, सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय, राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके की संकल्पना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल में मुख्यतः किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्य के विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों मार्क्स के पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन किया गया है, और उसने पूंजीवाद का एक व्यापक और विशद अध्ययन किया था। पूंजीवाद के संबंध में उसका महत्वपूर्ण विचार थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये दास कैपिटल का मुख्य विचार है।
अगला प्रश्न है, किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर है माओ। लोक क्रांति या जन क्रांति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, ये सब जो है ये साम्यवादी विचारक माओ की देन है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? तो आप जानते हैं सही उत्तर है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है थॉमस हेयर। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन थॉमस हेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों GDH कोल। GDH कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक हैं। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है। ये फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो था दोस्तों, इसका मूल उद्देश्य शासन के कार्यों का बंटवारा करना था। तो सही उत्तर है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य शासन के कार्यों का बंटवारा। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें उसने ये वर्णन किया है कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका हैं, सभी अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए और किसी को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी से ही व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो सही उत्तर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, और स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताइए। हिंद स्वराज का प्रकाशन, चौरी चौरा कांड, चंपारण सत्याग्रह और साबरमती आश्रम की स्थापना। दोस्तों, हिंद स्वराज का प्रकाशन जो है 1909 में हुआ था, याद रखिएगा 1909 हिंद स्वराज का प्रकाशन। चौरी चौरा घटना जो है ये 1922 में हुई थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में जो सामान्य आदमियों ने, जनता ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था और साबरमती आश्रम की स्थापना आपका 1915 में हुआ था। तो सन आपको पता चल गया। इसके आधार पर आप क्रम लगा लीजिए कि 1 4 3 2, 1 4 3 2 सही क्रम है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आप जानते हैं, जब भी मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संस्था उसके मानवाधिकारों की रक्षा के संदर्भ में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचार गांधी जी के द्वारा नहीं दिया गया था? ऑप्शन है दरिद्र नारायण की धारणा, न्यास धारिता का सिद्धांत, धर्म और राजनीति का समन्वय, सर्वोदय का विचार। तो सही उत्तर है दरिद्र नारायण की संकल्पना जो है गांधी जी द्वारा नहीं दी गई थी, जबकि न्यास धारिता का सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, धर्म और राजनीति का समन्वय और सर्वोदय का विचार ये सभी महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। दरिद्र नारायण की धारणा दोस्तों स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? ऑप्शन है आपके अंत्योदय का विचार, महद सत्याग्रह, काल राम मंदिर सत्याग्रह और मूक नायक का प्रकाशन। तो अंत्योदय का विचार दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित नहीं है। इसके अलावा अन्य 3 ऑप्शन महद सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह और मूक नायक ये सभी भीमराव अंबेडकर से संबंधित हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इनमें चारों ऑप्शन में उनका नाम नहीं दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकता? तो ऑप्शन है आपके उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल और ऐसा मंत्री जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश विधानमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया है? तो प्रवासी भारतीय वे हैं दोस्तों जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक उन भारतीय नागरिकों को कहेंगे जो किसी उद्देश्य से शिक्षा, व्यवसाय आदि के कारण से विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन है, एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ये है कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो सही उत्तर है आपका, ये राज्यपाल के बारे में सही नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जहां पर दोस्तों प्रश्न में असत्य आता है तो उस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से, या असत्य है या फिर नहीं है, उसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में कन्फ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखिए, आप देखिए, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में संघ शब्द अंकित नहीं है। प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अन्य जो 3 ऑप्शन हैं, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, ये सही है। प्रस्तावना में संघ शब्द अंकित नहीं है, ये भी सही है। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये कथन असत्य है। तो प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? संसद का सचिवालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्यों के महाधिवक्ता और भारत का सॉलिसिटर जनरल। दोस्तों, भारत के सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दोनों कानूनी पद, इसका उल्लेख विधि अधिकारी सेवा शर्तें अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया है। और सॉलिसिटर जनरल भारत का महान्यायवादी के बाद द्वितीय विधि अधिकारी होता है और इसका कार्य क्या होता है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की सहायता करना और न्यायालय में सरकार की पैरवी करना। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख या प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया है? ऑप्शन है आपके गार्नर, लास्की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बार्कर। दोस्तों, बार्कर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थियरी 1951 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना की प्रशंसा करते हुए इसे की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है। की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका अभिप्राय होता है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अगला प्रश्न है, कुछ समितियां हैं भारतीय संविधान से संबंधित: राजमन्नार कमेटी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम कमेटी और राज्य पुनर्गठन आयोग। इन समितियों को कालानुक्रम आधार पर व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों, हमने जो एक श्रृंखला आपको याद दिलाने के लिए बता दें, हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी NCERT सार संग्रह। NCERT सार संग्रह, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। NCERT सार संग्रह में राज व्यवस्था के अंतर्गत जो अंतिम वीडियो हमने बनाया था 5वां भाग, उसमें ये प्रश्न साफ साफ अंकित है, विभिन्न कमेटी और उनका उद्देश्य या उनके कार्य, और उसमें आपको बताया गया है कि इन कमेटियों को कालानुक्रम क्या है। तो आप वहाँ से जाके इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, राजमन्नार कमेटी, संथानम कमेटी, प्रशासनिक सुधार आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो देखिए, राजमन्नार कमेटी जो है ये 1969 में गठित की गई थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, संथानम कमेटी 1962 में और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में गठित किया गया था। इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी,
तेज बहादुर सप्रू और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहाँ पर देखिए तेज बहादुर सप्रू दोस्तों ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी गठित की गई थी। इसके सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 7 थी। तो कुल जो सदस्य थे ये 7 थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा, बाद में इनकी जगह पे एन माधवराव को, और डी पी खेतान, इनकी जगह पे बाद में टी टी कृष्णमाचार्य को शामिल किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू ड्राफ्ट कमेटी में नहीं थे। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग है? ऑप्शन है आपके योजना आयोग नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भी नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी नहीं है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ये एक संवैधानिक आयोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पास या पारित किया जाता है? तो लोकसभा में सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरुआती प्रश्न है, जीके के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में यह व्यवस्था की गई है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो सांसद के तौर पर निर्वाचित तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे एज ए पीएम वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ 1968 में किया गया था। 1968 में ये सबसे पहले अमेरिका के हूवर आयोग ने 1949 में निष्पादन बजट प्रणाली का वर्णन किया था और इसी सिफारिश के आधार पर 1950 में अमेरिका की बजट प्रणाली में इसको अपनाया गया था और भारत में 1968 में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? तो वर्ष 1976 में लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सावधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सावधि प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो सावधि प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि भारत सरकार के सचिवालय में कर्मचारियों की भर्ती सीधे न होकर प्रांतों में सेवारत अधिकारियों से होनी चाहिए और केंद्रीय सचिवालय के कार्यकाल और राज्यों में उस पद के कार्यकाल के बीच एक नियमित अंतर बना रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सन 1772 में भारत में जिलाधिकारी कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था। याद रखिएगा 1772। अगला प्रश्न है भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किस शहर में किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों नागपुर। भारतीय राजस्व सेवा या IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर में होता है। अगला प्रश्न है भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन संयुक्त राज्य अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता के कारण इसे विधायिका का तृतीय सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हैं इनको फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता प्रदान की गई थी? तो ये था 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए कृतसंकल्प हैं और इसके लिए मूल अधिकारों को संशोधित करना भी पड़े तो हम करेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के मौलिक ढांचे या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में किया गया था? तो ये था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के अन्य भागों में संशोधन या परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई? तो दोस्तों ये न्यायाधीश थे जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती के जो है उनके जब वो न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में, तो उनके समय में जो है जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? ऑप्शन आपको बता देते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और कटौती प्रस्ताव। तो सही उत्तर है दोस्तों, कटौती प्रस्ताव का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। और ये एक परंपरा या प्रथा बन गया है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में कटौती करके सरकार की आलोचना करना। लेकिन धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक का प्रावधान तो है, लेकिन कटौती प्रस्ताव का कोई वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने किसको सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई को उसने सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी है। भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है, सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में लोकपाल के नियुक्ति को जो प्रस्ताव था उसे संसद में रखा गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है बीरप्पा मोइली। बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में किया गया था और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है? बजट, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शीर्ष अधिकारियों का निलंबन। तो दोस्तों बजट, अविश्वास प्रस्ताव और प्रश्नकाल पर विधायी नियंत्रण है, लेकिन शीर्ष अधिकारियों के निलंबन पर जो है कोई नियंत्रण, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में बजट का नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में ये वर्णन किया गया है और बजट जो है, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? याद रखिएगा 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक या मनी बिल को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार जापान के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए कि भारत के न्यायालय किसी कानून की वैधानिकता की जाँच स्थापित कानून के द्वारा ही कर सकते हैं। एक प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, कई बार पूछा है, विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये प्रश्न भी पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नांकित किस संस्था में राज्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? ऑप्शन है आपका योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। तो योजना आयोग में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि योजना आयोग को अब समाप्त करके उसके स्थान पर एक थिंक टैंक के रूप में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी NITI नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर वर्ष 2015 में की गई है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके काम का अधिकार, महिलाओं और पुरुषों में समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण और महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम। तो दोस्तों महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार की रोकथाम ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का उदाहरण कहा है। ऑप्शन है आपके केसी व्हीयर, डी बसु, नानी पालकीवाला और ग्रेनविल ऑस्टिन। तो दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दोस्तों ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी है। भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है केसी व्हीयर ने और सहयोगी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, ये पाई जाती है। एकीकृत न्यायपालिका ये नहीं पाई जाती है। सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और अक्षुण्ण राज्यों का अक्षुण्ण संघ ये पाई जाती है। तो एकीकृत न्यायपालिका जो है वो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका वहाँ पाई जाती है। शक्तियों का विभाजन है। दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी नागरिकता आदि अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन है आपके गार्नर, लॉर्ड ब्राइस, लावेल और फाइनर। तो सही उत्तर है दोस्तों लावेल। लावेल का मानना है कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है। हरमन फाइनर। दोस्तों दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा हरमन फाइनर ने दी है। और एक प्रश्न और देख लीजिए, डी मैकिन ने दबाव समूहों को अदृश्य सरकार कहा है और हरमन फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स को कहा है। अगला प्रश्न है कौन लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। ऑप्शन है आपके ए.डी. लिंडसे, जी सार्टोरी, आर.ए. डहल और सुम्पीटर। तो दोस्तों ए.डी. लिंडसे लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो मारिस डुवर्जर ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक जो है दलों का वर्गीकरण किया है और इनका जो दलों का वर्गीकरण है उसमें काकस, शाखा, सेल और मिलिशिया, इन्होंने यानी मारिस डुवर्जर ने 2 प्रकार की पार्टी का सुझाव दिया है, संवर्ग दल और जन दल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। ग्रेबियल आमंड द्वारा प्रस्तुत दबाव समूहों के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है। तो ग्रेबियल आमंड ने जो दबाव समूहों का वर्गीकरण किया है उसमें संस्थागत दबाव समूह हैं, समुदायात्मक दबाव समूह हैं, गैर समुदायात्मक दबाव समूह हैं, इसके अलावा अप्रतिमानी दबाव समूह हैं, लेकिन गैर संस्थागत समूह ये ग्रेबियल आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में कौन एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके क्यूबा, चीन, पोलैंड और उत्तर कोरिया। तो दोस्तों पोलैंड जो है एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, जबकि क्यूबा, चीन और उत्तर कोरिया में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की एकमात्र पार्टी का शासन है, एक दलीय व्यवस्था है। पोलैंड में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है कौन जे.एस. मिल के विचारों के अनुकूल नहीं है। भारित मताधिकार का समर्थन ये जे.एस. मिल का विचार है, महिला मताधिकार का समर्थन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन और राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन जे.एस. मिल ने नहीं किया है, बल्कि उसने भारित मतदान, महिला मताधिकार की बात की है और उदारवादी होने के नाते वो राज्य को एक आवश्यक बुराई भी मानते हैं। आवश्यक बुराई इसलिए कि मिल का मानना है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में बीजुगीष का तात्पर्य क्या होता है।
तो बिजगीसु दोस्तों जो जीतने की इच्छा रखता हो। आप सामान्य हिंदी में पढ़ते हैं, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जब पढ़ते हैं तो बिजगीसु का अर्थ होता है जीतने की इच्छा रखने वाला। तो बिजगीसु जो जीतने की इच्छा रखता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अरस्तु के विचारों की विशेषता नहीं है? राज्य व्यक्ति से पहले है, ये सही है। और निगमनात्मक पद्धति ये नहीं है अरस्तु ने। याद रखिएगा अरस्तु आगमनात्मक पद्धति, अरस्तु की पद्धति अ से अरस्तु और अ से आगमनात्मक या इंडक्टिव पद्धति। तो अरस्तु की निगमनात्मक पद्धति नहीं है। राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है, निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता, ये सब अरस्तु ने दिया था। लेकिन अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो निगमनात्मक न होकर आगमनात्मक पद्धति है। तो याद रखिएगा अ से आगमनात्मक, अ से अरस्तु, अ से आगमनात्मक। तो इस आधार पर आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता, कार्य विभाजन और विशेषीकरण, विधि का शासन। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्य विभाजन और विशेषीकरण। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है कार्य विभाजन और विशेषीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों का नैतिक विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, कूटनीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन और राज्य के क्षेत्र की रक्षा और उसका संवर्धन। तो कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के क्षेत्र की रक्षा और उसका संवर्धन है। और एक प्रकार से देखा जाए तो कूटनीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी अर्थशास्त्र में किया गया है, लेकिन उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो उसका उद्देश्य राज्य के क्षेत्र की रक्षा और उसका संवर्धन करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन है आपके शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन, लिखित और कठोर संविधान और उपरोक्त सभी। दोस्तों संघात्मक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण शक्ति विभाजन है और इसमें लिखित और कठोर संविधान की भी व्यवस्था होती है। संघात्मक व्यवस्था में दोस्तों जो विशेषताएं पाई जाती हैं उसमें मुख्य रूप से किसी संघात्मक व्यवस्था में लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है। इस संविधान के आधार पर केंद्र और राज्यों की शक्तियों में बंटवारा किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में किया जाता है और संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर होता है। देखिए दो शब्द हैं दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था उसकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में। उसमें उसने कहा कि जो शासन के अंग होने चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये सेपरेशन ऑफ पावर है। जबकि शक्ति विभाजन डिवीजन ऑफ पावर है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए और किसी देश की संघात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। और लिखित तथा कठोर संविधान की आवश्यकता संघात्मक व्यवस्था में इसलिए पड़ती है क्योंकि संविधान के द्वारा ही शक्तियों का ये विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका अवरोध और संतुलन ये सही है। फ्रांस में प्रशासनिक कानून ये भी सही है। इंग्लैंड में विधि का शासन है। स्विट्जरलैंड में एकल कार्यपालिका नहीं बल्कि बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था पाई जाती है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में एकल कार्यपालिका सही सुमेलित नहीं है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो ये वर्ष 2009 में। भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ पर भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2012 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये नई दिल्ली में 2012 का आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था भारत आसियान का। और भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है G20, हिमतच्छेस, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन संगठन जो है ये इसका सदस्य भारत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। पंचशील, ताशकंद, सिंधु जल संधि और बांडुंग सम्मेलन। देखिए पंचशील समझौता सबसे पहले 1954 में, बांडुंग सम्मेलन जो है वो 1955 में,
ताशकंद समझौता 1966 में उज्बेकिस्तान में किया गया था और सिंधु जल संधि सबसे बाद में 1960 में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 4, 3 और 2। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है 1972। दोस्तों 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 1972 में जो 5 जून को ये सम्मेलन आयोजित किया गया था उसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है? तृतीय विश्व कौन है? तृतीय विश्व दोस्तों, तृतीय विश्व की संज्ञा दी जाती है कि जो 1950 के दशक में अल्प विकसित राज्य या नव स्वतंत्र देश थे उनको तृतीय विश्व कहा जाता है। चौथा विश्व की संज्ञा किसको दी जाती है? विकसित पूंजीवादी देश, विकासशील देश, उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश और अल्प विकसित देश। तो दोस्तों अल्प विकसित देशों को विश्व के रूप में, चौथे विश्व के रूप में मान्यता मिली है और विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों को पहली दुनिया के देश कहा जाता है। आज कंफर्म कर लीजिए आप लोग कि तीसरी दुनिया के देश कौन हैं, चौथी दुनिया के देश कौन हैं? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये सब पहली दुनिया के देश हैं। दूसरी दुनिया के देश जो समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा पे आधारित हैं, सोवियत संघ, और विकासशील देश जो हैं उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। लेकिन अल्प विकसित देश जो अभी विकास की प्रक्रिया में बहुत पीछे हैं उनको चौथा विश्व के रूप में मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन UNLDC 4 2011 में कहाँ आयोजित हुआ था? इस्तांबुल में। और किसके द्वारा पहली बार जीवन विकास की धारणा का प्रतिपादन किया गया था? देखिए, जीवन विकास या लाइफ डेवलपमेंट की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले, जीवंत विकास या सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है? ऑप्शन है आपके माइकल क्रोजियर, विक्टर थॉमसन, लॉरेंस पीटर और थॉर्स्टेन वेवलन। तो दोस्तों प्रशिक्षित जो है नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित की गई थी, आप जानते हैं। लेकिन ये देखिए लॉर्ड हिबर्ट नौकरशाही को नवीन निरंकुशता की संज्ञा देते हैं। और ये देखिए प्रशिक्षित अक्षमता वार्टिन वेवलन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, अरब देशों में चल रही लोकतांत्रिक क्रांतियों में कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? तो सही उत्तर है आपका मिस्र से कमल क्रांति का संबंध है। फ्रीडम रिवॉल्यूशन, रेज रिवॉल्यूशन, यूथ रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इत्यादि नामों से जाना जाता है और कमल क्रांति का संबंध मिस्र से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के वर्तमान चक्र दोहा चक्र की शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2001 में। यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। ये वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है और यूनेस्को पेरिस में स्थित है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऊपर के दो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और यूनिसेफ का मुख्यालय लंदन में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में है। तो ये दोनों ऑप्शन देखा जाए तो सही नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों गुट निरपेक्षता का अर्थ ये है अंतर्राष्ट्रीय विवादों से तटस्थ रहना और किसी भी गुट में शामिल न होना तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की अवधारणा की कौन सी विशेषता नहीं है? विवेक सम्मत विधिक सत्ता पर आधारित, सही है। पद सोपान व्यवस्था पर आधारित है, सही है। पद तथा पदाधिकारी एक है, ये सही नहीं है। और कार्य विभाजन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों पद और पदाधिकारी एक है, ये मैक्स वेबर के नौकरशाही की विशेषता नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद इसका प्रधान अंग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निशस्त्रीकरण का सटीक तात्पर्य क्या है? निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट, नए शस्त्रों के उत्पादन पर रोक, वर्तमान शस्त्रों में कटौती और शस्त्रों के व्यापार पर रोक, ये सभी दोस्तों निशस्त्रीकरण के अर्थ में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? तो सही उत्तर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन को दक्षिण दक्षिण सहयोग के एक नए संघ के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इब्सा। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका को दक्षिण दक्षिण सहयोग के नए मंच के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स का अर्थ है दोस्तों ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स संगठन का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था? तो ये हैं जिम ओ'नील। जिम ओ'नील दोस्तों, ये गोल्डमैन सैच नामक आर्थिक सलाहकारी संस्था के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्रिक्स संगठन का विचार सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये सही सुमेलित है। माओ से तुंग, ए न्यू फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है। कार्ल मार्क्स की रचना है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की रचना प्रूधो ने की थी। प्रूधो के बारे में आप जानते हैं कि वो एक अराजकतावादी विचारक हैं और उन्होंने ये विचार दिया था प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। लेनिन का विचार है स्टेट एंड रिवोल्यूशन, सही है। मैकाइवर का द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के बारे में क्लियर हो जाइए दोस्तों, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी प्रूधो की रचना है और प्रूधो ने इस पुस्तक में संपत्ति के विचारों की जो व्याख्या की है तो उसमें उसने कहा है कि संपत्ति जो है वो चोरी है और कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति इकट्ठा करता है वो समाज के संसाधनों की चोरी करता है। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी हिंदी में याद रखिएगा कि गरीबी का दर्शन, गरीबी का दर्शन, लेकिन मार्क्स ने इसके उलट दर्शन की दरिद्रता या फिलॉसफी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक की रचना की थी। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये माओ की रचना है। और देखिए स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन की कृति है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति की 3 शैलियों का उल्लेख किया है, उसमें से कौन सी शैली नहीं है? तो उसने जो मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति की 3 शैलियों का वर्णन किया है उसमें देखिए परंपरागत, आधुनिक और संतवादी शैली है। समाजवादी शैली का वर्णन उसमें नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन या प्रस्ताव प्रतिपादित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1974 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में किसने इतिहास के अंत की अवधारणा? इतिहास के अंत की अवधारणा दोस्तों एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री जो है ये फ्रांसिस फुकुयामा जापानी मूल के एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन किया है। दोस्तों इस चैनल पर मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में हमने इतिहास के अंत, विचारधारा के अंत इत्यादि जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में राजनीति विज्ञान के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इतिहास के अंत के बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप से एक वीडियो बनाया है, तो आप वहां से उसको समझ सकते हैं कि इतिहास का अंत क्या है। सामान्य रूप से देखा जाए तो इतिहास का अंत जो है ये फ्रांसिस फुकुयामा ने इस आधार पर प्रतिपादित किया कि सोवियत संघ का जब पतन हो गया शीत युद्ध के बाद, तो अब विचारधारा का अंत हो गया और इसी को ही उसने इतिहास के अंत की संज्ञा दी, क्योंकि अब केवल एक ही धड़ा बचा है, वो है पूंजीवादी धड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रों की भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण मार्टिन कैपलान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया? निर्णय निर्माण सिद्धांत रिचर्ड स्नाइडर। देखिए, यथार्थवादी सिद्धांत हैंस जे मार्गेनथाउ, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण मार्टिन कैपलान और निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग सिद्धांत रिचर्ड स्नाइडर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन है आपके मोहित भट्टाचार्य, श्री राम माहेश्वरी, FW रिक्स और UL गोस्वामी। तो सबसे पहले विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग UL गोस्वामी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंटल मॉडल किस विद्वान द्वारा दिया गया था? ये कठिन प्रश्न है, आप अलग से नोट कर लीजिएगा। डिसीजन मेकिंग का इंक्रीमेंटल मॉडल किस सिद्धांत द्वारा दिया गया था? तो ये है चार्ल्स लिंडब्लॉम। ये विचारक हैं चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंटल मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन में अंगूर लता संचार किस प्रकार का संचार माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अनौपचारिक संचार को अंगूर लता संचार की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे संचार में क्या होता है कि जो संचार के वाहक होते हैं, संदेश वाहन जो होता है, प्रमुख व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण का सीमित तार्किकता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो निर्णय निर्माण के संबंध में सीमित तार्किकता की धारणा हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया है? ये भी अलग और कठिन प्रश्न है, आप अलग से नोट कर लीजिएगा। लीडरशिप का जो आकस्मिकता सिद्धांत है, ये किसने दिया था? FE फिडलर। दोस्तों, नेतृत्व के आकस्मिकता सिद्धांत का प्रतिपादन FE फिडलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश में स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का सर्वप्रथम विकास हुआ? तो सही उत्तर है अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का सबसे पहले विकास हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन एक भारत में लाइन या सूत्र अभिकरण कहा जाता है? तो निदेशालय या निर्देशालय जो हैं, इनको भारत में लाइन यानी कि सूत्र अभिकरण कहा जाता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में आवश्यकता पर सोपान की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, अभिप्रेरणा का जो महत्वपूर्ण विचार है अभिप्रेरणा पे, तो इसके महत्वपूर्ण विचारक मैस्लो हैं। अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आवश्यकता पर सोपान की धारणा का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न पत्र का जो 2011 का प्रवक्ता परीक्षा का नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र है, उसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए, गुन्नार मिर्डल इंडियन ड्रामा, ये बुक का नाम नहीं है, एशियन ड्रामा है गुन्नार मिर्डल की पुस्तक का नाम। डेविड हेल्ड मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जॉन रॉल्स ए थियरी ऑफ जस्टिस, रॉबर्ट नाजिक का एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो दोस्तों, गुन्नार मिर्डल की पुस्तक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुन्नार मिर्डल की जो रचना है वो है एशियन ड्रामा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र 2011 का प्रश्न पत्र हमने हल किया, और इसमें शुरू में ही मैंने बताया था कि जो प्रश्न कठिन होंगे उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आपने अलग से नोट कर लिया होगा और आप उसको दोहराते भी रहिएगा, ताकि परीक्षा के समय यदि वे प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से उनका सही उत्तर दे सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न था वीडियो के बीच में, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।